जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए। चलिए, पहला सवाल है कि भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो भारत के राष्ट्रीय पुष्प की बात की जाए तो वो कमल का पुष्प है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचयिता मोहम्मद इकबाल हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी से जवाब रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की प्राथमिक बाइनरी भाषा किन दो अंकों पर आधारित होती है। जो कंप्यूटर की प्राथमिक बाइनरी भाषा यानी जो बाइनरी कोड है वो 0 और 1 से शुरू होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी से जवाब रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है। तो दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी से जवाब रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में स्थित सबसे छोटी ग्रंथि किसे माना जाता है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो पीनियल ग्रंथि होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी से जवाब रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। जो भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध माना जाता है वो झींगा उत्पादन से माना जाता है। तो ऑप्शन है डी से जवाब रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि किस शहर को झीलों की नगरी के अतिरिक्त सन सिटी भी कहा जाता है। दोस्तों, ध्यान रखिए, जो राजस्थान का जोधपुर शहर है उसे झीलों की नगरी और सन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो साक्षरता दिवस की बात की जाए तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि नेत्रदान के समय दाता की आंख के किस भाग का उपयोग प्रत्यारोपण में होता है। तो जो नेत्रदान के समय जो आंख का भाग जो प्रत्यारोपण होता है वो कॉर्निया होता है। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था। तो लाल किले की बात की जाए तो इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो ऑप्शन सी से जवाब रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसने पेश किया था। तो जो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 39 डी में है। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन है डी से जवाब रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि गुप्त काल के दौरान प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात की जाए तो इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यानी प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत एक ही बात है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो जो स्थानीय स्वशासन के जनक की बात की जाए तो वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस शहर में स्थित है। तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं की 29 कार्य शक्तियां वर्णित हैं। जो पंचायती राज संस्थाओं की 29 कार्य शक्तियां हैं वो ध्यान रखिए भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे। तो जो स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री की बात की जाए तो वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो ऑप्शन यहाँ सी से जवाब रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस कानून के विरोध में उसे काला कानून की संज्ञा दी थी। दोस्तों, ध्यान रखिए, जो काला कानून के नाम से जाना जाता था वो रॉलेट एक्ट जाना जाता था जो 1919 में पारित हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी से जवाब रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो जो भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन होता है वो कर्नाटका में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि राजा हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित प्रसिद्ध ग्रंथ हर्षचरित के रचयिता कौन है। दोस्तों, ध्यान रखिए, जो हर्षचरित के रचयिता हैं वे बाणभट्ट हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था यानी जीएसटी
किस स्थिति से लागू हुआ था? तो जो भारत में जीएसटी जो वस्तु एवं सेवा कर है वो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के प्रसिद्ध चोल राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? जो चोल राजवंश की बात की जाए तो इसके संस्थापक विजयालय को माना जाता है। तो ऑप्शन है डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद समूह में समानता का अधिकार वर्णित है? तो समानता के अधिकार की बात की जाए तो ये संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय संस्था विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक चिन्ह कौन सा जीव है? तो जो विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF का जो प्रतीक चिन्ह है वो जाइंट पांडा है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ से जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल ने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो जनगण मन की बात की जाए तो ये संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो ऑप्शन है डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी पर निर्मित प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर निर्मित है और ये ध्यान रखिएगा कर्नाटक राज्य में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो जो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी वो गिरिवज्र यानी राजगृह थी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों आरबीआई की स्थापना वर्ष की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने कृषि हेतु नहरों का निर्माण बड़े पैमाने पर करवाया? तो जो दिल्ली सल्तनत में कृषि हेतु जो नहरों का निर्माण करवाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग वन किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ता है? दोस्तों जो नेशनल वाटरवे की बात की जाए तो वो प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में किस गुप्त सम्राट को इतिहासकार B.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था? दोस्तों भारत के नेपोलियन की बात की जाए तो वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है और ये जो भारत के नेपोलियन की उपाधि दी गई थी वो महान इतिहासकार B.A. स्मिथ के द्वारा दी गई थी। ये भी ध्यान रखिए। तो ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? दोस्तों मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। तो ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 1905 में प्रसिद्ध बंगाल विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय के काल में हुआ था? जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय जो ब्रिटिश वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत और बांग्लादेश में विस्तृत विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? जो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है वो सुंदरबन है। तो ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसे मिली थी? जो मौर्य सम्राट अशोक के जो शिलालेख थे उनको सबसे पहले ध्यान रखिएगा जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? ध्यान रखिएगा जो भारत को 2 भागों में बांटती है वो कर्क रेखा बांटती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के किस दायित्व से संबंधित है? ध्यान रखिएगा जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A है वो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध चंदेल वास्तुकला वाले खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों ध्यान रखिए जो खजुराहो के मंदिर हैं वो चंदेल वास्तुकला से संबंधित हैं और ये भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में विटामिन के की कमी से होने पर कौन सी शारीरिक समस्या होती है? तो जो विटामिन के की कमी होती है उससे हमारे खून में थक्का नहीं जमता है यानी देर से जमता है। तो ऑप्शन यहाँ सी से जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है
कि किसी भी परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण पाए जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, किसी भी नाभिक के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एलपीजी गैस सिलेंडरों से रिसाव का पता लगाने के लिए कौन सा गंधयुक्त रसायन मिलाते हैं। जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं उनमें रिसाव का पता लगाने के लिए ध्यान रखिए एथिल मरकैप्टन मिलाई जाती है, तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जैविक कोशिकाओं में ऊर्जा संचय करने वाले यौगिक एटीपी को क्या कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो जैविक कोशिकाओं में ऊर्जा संचय करने वाले यौगिक यानी एटीपी होते हैं उन्हें कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भौतिकी में न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है। जो न्यूटन का गति का प्रथम नियम है उसे जड़त्व के नियम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अपने चमकदार सफेद रंग व उच्च मान के कारण किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो सफेद सोना कहा जाता है वो प्लेटिनम धातु को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य मापने की मानक इकाई क्या है। तो जो प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई है वो एंगस्ट्रॉम है, जिसे ध्यान रखिएगा इस तरह से दर्शाते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हरी पत्तियों में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली क्रिया क्या कहलाती है। तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, तो ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सामान्य अवस्था में स्वस्थ मानव रक्त का औसतन पीएच मान कितना होता है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो मानव रक्त का औसतन पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब रहेगा। चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल है कि हमारे सौर मंडल के किन दो ग्रहों का एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।